नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में वाक़ई लॉ एंड ऑर्डर इतना दुरुस्त हो गया है कि बिल्कुल राम राज्य आ गया है? अब लोगों को तो नहीं लगता, सरकार को तो ऐसा ही लगता है कि स बिल्कुल बहुत बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर है और इसी के कारण जो है विश्व भर से लोग उमड़ रहे हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया हो गया है। लेकिन अभी हाल में जो प्रयागराज, यानी जो जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, वहाँ पे जो हुआ है, जिस तरीके के दिन दहाड़े डे लाइट सेंसेशनल शूट आउट और बहुत ही वहाँ के क्राउडेड मोहल्ला डूमीगंज में, जिसमें जो है उमेश पाल, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गवाह थे राजू पाल के मर्डर केस में, उनको मार दिया गया और जिस तरह बाकायदा बम फेंक कर, ग्रेनेड फेंक करके और पूरे क्राउडेड जगह में मार करके और निकल गए मारने वाले, और सीसी कैमरास भी लगे हुए थे। और जो उनमें से जो सीसी कैमरे में थे, उनमें से जो है, तो शुरू में पकड़ में लोग नहीं आए हैं, लेकिन औरों को पकड़ करके बंद कर दिया। चलिए अच्छा किया जी, क्रिमिनल्स को पकड़ा जाए तो अच्छी बात है। लेकिन क्या जिस तरीके से हुआ, वो मार करके भाग गए, चले गए, रास्ते में कई थाने पड़ते हैं वहाँ से, जहाँ उनके पूरे रास्ते में किसी ने कुछ नहीं किया, कहीं नहीं रोका और किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो क्या इसी को लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं? मतलब आप करिए, क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन करिए, जैसे भी करिए, चाहे बुलडोज़र चलाइए, उनको ठोक दीजिए, जो करिए। लेकिन कम से कम पुलिस की तो भी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर दिन दहाड़े इस तरीके का हो रहा है, तो पहले की कई सरकारें ऐसी थी, खासतौर से मायावती की सरकार में इस तरह होता था कि डीएम और एसएसपी के खिलाफ एक्शन लिया जाता था और कह दिया जाता था कि अगर उनकी तरफ से इस तरीके के उनके ज़िले में कोई बड़ी वारदात होती है, तो सबसे पहले उन्हें हटाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो वो तो दूर की बात है, वो थानेदार तक को नहीं हटाया गया। ऐसा लगता है कि पुलिस का काम ही ये है कि उसके बाद करो, क्राइम हो जाए कोई बात नहीं, हो जाता है। क्योंकि एक्शन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट लेने में पता नहीं क्या वजह है, ये सरकार बहुत कतराती है, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, टॉप सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ। अभी कानपुर देहात में भी जो इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक माँ-बेटी ज़िंदा जल के मर गए और उनकी झोपड़ी, जलती हुई झोपड़ी पे बुलडोज़र चला दिया गया और डीएम उसी शाम को एक पब्लिक फंक्शन में डांस करती रहीं, एसएसपी गाना गाते रहे। उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या यही इसी को कहते हैं दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर? कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की एग्ज़ेम्पलरी है, ये बताया जाता है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं कई वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ आप देख रहे हैं दिल्ली से जुड़े हैं विनोद अग्निहोत्री, जो अमर उजाला के कंसल्टिंग एडिटर हैं और यूपी की राजनीति और यूपी के प्रशासन पे, शासन पे उनकी बड़ी क्लोज़ नज़र रहती है और यूपी में ही रहते भी हैं, नोएडा में। हमारे साथ हैं इलाहाबाद से, माफ़ करिएगा, आजकल इलाहाबाद बोलना जो है गलत हो जाता है, प्रयागराज नया नाम है। वहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला और बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे रोज़ के साथी आलोक जोशी और साथ ही में जुड़ेंगे शीतल। तो बात की शुरुआत हम सुनील शुक्ला आपसे ही करना चाहेंगे, क्योंकि आप ग्राउंड ज़ीरो पर हैं और आप देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि पिछले कुछ टाइम से इलाहाबाद में इतना क्राइम हो रहा है और कहा जाता है साहब प्रयागराज में तो सब क्राइम मतलब सब खत्म हो चुका है। हमें याद है नरेंद्र गिरी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनका किस तरह से मर्डर हुआ, उसको सुसाइड में कन्वर्ट कर दिया। 84 साल के नरेंद्र गिरी जो ठीक से बिना लाठी लिए चल नहीं पाते थे, उनको मान लिया गया कि उन्होंने पंखे से लटक करके खुदकुशी कर ली। बहरहाल, और तरह-तरह के क्राइम्स रोज़ हम सुनते हैं वहाँ पे होते जाते हैं। लेकिन किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है। तो ये ज़रा इस पे आप प्रकाश डालें सुनील शुक्ला, क्या हो रहा है वहाँ? धन्यवाद सर जी। कानून व्यवस्था बेहतर अगर है, अगर जहाँ होती है तो कम से कम लोगों में सुरक्षा का भाव हो। हुँ, अगर कोई व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल, साइकिल, कार कुछ भी अपने घर के बाहर खड़ा करके किसी से मिलने चला जाए तो उसके अंदर रहे कि मेरी गाड़ी सुरक्षित है। हुँ, अगर कोई अपना घर 2 हफ्ते, हफ्ते दिन, 10 दिन, 12 दिन ताला बंद करके चला जाए
कि कोई बात नहीं, चलिए घूम के आते हैं, फिर लौट के आएँगे, हमारा सब कुछ सुरक्षित मिलेगा। हाँ। तो ये अगर इस तरह का सुरक्षा भाव अगर है, आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण है, सड़क पर निकलने वाला व्यक्ति ये सोच के चलता है कि नहीं, हम निकले हैं और सुरक्षित घर वापस आ जाएँगे। उसके परिवार के लोग भी ये मान के चलने के लोग सुरक्षित घर को वापस लौट आएँगे। अगर यह मुख्य पैमाने हैं जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि किसी भी समाज में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। कई इस हाँ। देश के कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे लोग देर रात घूमते रहते हैं, किसी को कोई चिंता नहीं होती। हाँ। मैंने अहमदाबाद उनमें एक शहर है, बड़ौदा एक उसमें एक शहर है। काफ़ी हद तक बैंगलोर को भी लोग कहते हैं, हमने खुद भी देखा। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी शहर में ऐसी स्थिति हो, वो ये स्वीकार करना थोड़ी सुविधाजनक है। निश्चित रूप से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, सरकार अपनी उपलब्धि मान सकती है वो। अपराध को नियंत्रित करने के लिए, आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। तमाम बड़े शहरों में ट्रिपल सी मैंने कंट्रोल रूम्स बनाए गए। लाखों रुपया खर्च करके मोबाइल वैन्स तैनात की गई, इंटरसेप्टिव वैन्स तैनात किए गए जिन पे लोगों की बातचीत सुनने के हाँ। उपकरण लगे हुए हैं। बड़े जो हाईवेज हैं उससे पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई। बहुत बहुत पैसा खर्च किया गया और आधुनिकीकरण के नाम पर बहुत मैंने कोई बजट की कोई कमी नहीं रही। लेकिन अगर दिन दहाड़े, जैसा कि आपने कहा, शहर के एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में, सुलेमसराय का वो इलाका है, वहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर थाना और इस तरह की घटना हो जाए और हमलावर भाग जाए और कोई रास्ते में कोई उनको पकड़ने का कोई प्रयास ना हो, कोई मुठभेड़ ना हो, यह चिंता पैदा करता है। यह ये सवाल खड़े करता है कि आखिर व्यवस्था कैसी है? आपने कमिश्नरेट बना दिया, ठीक किया। आप कहते हैं कि कमिश्नरेट की व्यवस्था होने से पुलिसिंग और प्रभावी हो जाती है। और कमिश्नरेट बनने के बाद भी तमाम घटनाएँ हो रही हैं। निश्चित रूप से आपसी रंजिश में होने वाले अपराधों को रोकना किसी भी समाज के लिए मुश्किल होता है। लेकिन अपराधियों के द्वारा अपराध किए जाने वाली घटनाओं को रोका जा सकता है। अगर जो अपराधी हैं केवल अपराध करने के लिए अपराध करते हैं, उनका काम यही है। ऐसी प्रोफेशनल। घटनाओं को ये क्रिमिनल्स जो हैं, अपराधी हैं, उनको रोका जा सकता है। वो तो है नहीं। अगर जो विभिन्न मामलों में वांछित हैं और छोटी-मोटी घटनाओं की तो गिनती ही नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन इस तरह की घटनाएँ ना होती हों। और पुलिस का रवैया वही है कि अगर आप पीड़ित कोई व्यक्ति थाने पे चला जाए, उसके साथ क्या रवैया है आप जाके देख लीजिए। और बड़ा से बड़ा अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद थाने पर जाके देख ले कि उसके साथ कौन-सा व्यवहार है, क्या कार्रवाई होती है। आप परसेप्शन बना सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, माहौल बना सकते हैं, लोगों को ये बता सकते हैं कि हमने बहुत काम कर दिया है। जो जो आंकड़े आपके सामने हैं, उन आंकड़ों को भी आप झुठला सकते हैं कि नहीं, ये तो गलत आंकड़े दे रहे हैं आप, ऐसा नहीं, ऐसा है। भाव पैदा कीजिए ना, छोटी-छोटी चीज़ें, बड़े अपराध छोड़िए आप, मतलब किनारे कीजिए उनको भी। यातायात का प्रबंधन, लखनऊ शहर में कोई बड़ा आयोजन हो जाए, मंत्रियों तक को दौड़ते हुए पाए हैं आप। बड़े-बड़े मंत्री सड़क पे दौड़ते हुए पाएँगे कि हम निकल नहीं पाएँगे। और आप कहते हैं कि और पैसा अंधाधुंध खर्च किया है सरकार ने। हाँ, मैंने आधुनिकीकरण के नाम पे। आधुनिकीकरण के नाम पर, है क्या? अब मैं ओवरलोडिंग ट्रकें, बिना परमिट की चलने वाली बसें, क्या ये अपराध नहीं है? और अपराध की शुरुआत केवल यही होती है कि किसी बड़े माफिया को आप पकड़ लीजिए, उसको जेल में डाल दीजिए। और दूसरी चीज़, प्रोसिक्यूशन की स्थिति क्या है? 2005 का राजूपाल का हत्याकांड हुआ था। क्या स्थिति बनी आप? आज तक आपने क्या किया? और आप ये नहीं कह सकते हैं ना कि साहब फलाने ने संरक्षण दिया, ढमाके ने संरक्षण दिया। आप अब आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है, अब आपको बताना कि हमने किया क्या? कितनी कार्रवाई आपने की? और मैंने सुना है सुनील कि इसमें इस केस में भी ये उमेश पाल जो थे अपना बयान तो दे ही चुके थे। नहीं, ये तो उस हत्याकांड में बयान हो चुका था। इनके जो उनके खुद के अपहरण का मामला था, पहले वो सब इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था हत्या के खिलाफ, उसमें भी इनकी गवाही हो गई थी।
यह तो एक सनसनीखेज हत्या है, जो इसमें शामिल हो, जो भी हो। जो कोई भी शामिल हो, उसको गंभीर से गंभीर सजा उसको मिलनी चाहिए। बिल्कुल, सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। आप एक अलग तरह का दहशत पैदा होता है। किस समाज में हम जी रहे हैं और किस तरह की इंतजामिया हमारे साथ है? ये बड़े सवाल पैदा करते हैं। और बिल्कुल। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आप केवल रोज-रोज एक नई-नई कहानी सुनाते रहिए, ठीक है। आप जाँच कर रहे हैं, जाँच पे कोई सवाल नहीं पैदा कर सकता, जब तक आप सच्चाई सामने नहीं आती है। बिल्कुल पुलिस का जाँच करने का हक है। लेकिन ये भी सवाल है कि कोई छोटा-मोटा शहर थोड़े है और इस शहर से लोग निकल जाएँ, कहाँ चले गए, अब किसी को पता ही नहीं है। तो आपके पुलिसिंग पर, बीट सिस्टम पर, आपके अभिसूचना के तंत्र पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। और साजिशों को नाकाम करने के जो तंत्र होते हैं, उन पे सवाल पैदा होते हैं। हाँ, हाँ, सनी बिल्कुल। मतलब आप माने अपराधियों के मन में दहशत नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब विधानसभा में कहा कि मैं मिट्टी में मिला दूँगा। बिल्कुल मिला दीजिए, लेकिन किन-किन को मिलाएँगे? नाम तो बता दीजिए सबका, हाँ, कि ये लोग हैं जिनको मिट्टी में मिलाना है हमें। यह एक इस तरह की यह घटना इस तरह की घटना है जिसने पूरे तंत्र के ऊपर बड़ी भारी टिप्पणी की है। हुँ, 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 हुँ। और ये निश्चित रूप से इसकी ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए थी कि किन लोगों ने किन किन की विफलताएँ हैं ये? कौन लोग हैं जो हुँ, हुँ। अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाए? नहीं करे कर रहे, बिल्कुल। बिल ये बड़ी टिप और मैं और मेरा मानना यह है कि अगर आप अनुशासित हैं, तो आपका अनुशासन हर जगह दिखाई पड़ेगा। आप हुँ, हुँ। आप जहाँ भी रहते हैं आप अपना आपका कमरा व्यवस्थित होगा, जिस कार्यालय में आप काम करते हैं, वहाँ भी दिखाई पड़ेगा। लोगों से आप बातचीत करेंगे, वहाँ भी दिखाई पड़ेगा। एकांगी नहीं होता अनुशासन, कि आपके बिल्कुल, बिल्कुल ट्रैफिक ये ठीक माने है। आपके स्कूल में कोई रुकने वाला आप नहीं है, यातायात आपकी आपके बात स्थित पड़ी हुई माने और आप बड़े भारी अपराधों को रोक देंगे। ये संभव नहीं है। नहीं, ये बात सही है लेकिन विनोद अग्निहोत्री आप तो देख रहे हैं यूपी में यहाँ पे जो है कानून का मतलब है बुलडोजर और ये बुलडोजर किस कानून के तहत है ये तो नहीं पता लेकिन अच्छी बात है उससे लोग बड़े प्रसन्न हैं कि बस ठीक है जो इमीडिएट जस्टिस होता है कि इसने किया इसका घर गिरा दो लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उसी पे बात कर रहे हैं कि क्या ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? इतनी अगर दहशत का माहौल है, इसके बाद भी कहा जाएगा कि कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है। अभी कल विधानसभा में यहाँ के मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने लिखित बयान जवाब में ये कहा एक सवाल के जवाब में एडमिट किया कि उत्तर प्रदेश में 2022 से लेके अभी तक 2022 के अप्रैल से लेके अभी तक 55,755 केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन दर्ज हुए हैं और एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट कहती है कि यूपी में जो रेप्स होते हैं वो लगभग करीब 6-7 घंटे पे एक रेप होता है उसके बाद कहा जाता है साहब कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है ऐसी देश में कहीं नहीं विनोद देखिए शरद जी, कानून व्यवस्था एक अवधारणा है, एक परसेप्शन बिल्ड किया जाता है। अभी शुक्ला जी ने बहुत विस्तार से बताया उसके तमाम पहलुओं को। दरअसल क्या है कि उत्तर प्रदेश के साथ 2-3 समस्याएं हैं। सरकार पर मैं बाद में आता हूं। यहाँ एक अपराध की संस्कृति है इस प्रदेश में। उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, ये कुछ एक हमारे परिवेश में भी है। झगड़ा हुआ, निकाले गोली मार दो, झगड़ा हुआ इतनी पिटाई कर दो कि आदमी मर जाए, कोई औरत अकेले में दिख जाए तो उसको उससे रेप कर दो। ये जो एक विचित्र किस्म की संस्कृति और सरकारें आती आती रही है, कोई सरकार हो ये रुकता नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है 3 तरह के जो डर होते हैं वो डर निकल चुके हैं। एक डर होता है समाज का कि अगर अपराध हुआ तो गांव देहात मोहल्ला जो है उसमें अपराधी के साथ निपट लेता था ढंग से, उसकी फरियाद हो जाती थी, तो वो डर समाज का। अब वो समाज का डर इसलिए निकल गया कि आज वो अपराधी है, कल हो सकता है मंत्री हो जाए वो किसी सरकार में, तो उसको सलाम लोग करेंगे, तो वो तो डर गया निकल। दूसरा डर होता है कानून का कि भाई अगर अपराध किया तो तुरंत पकड़ा जाएगा, पकड़ जाएगा, जल्दी जल्दी मुकदमा होगा और कठोर से कठोर सजा मिलेगी उस कानून के तहत। अब वो लंबा चलता है, पकड़ा गया, गवाही गुजर रही है, गवाही निपट गए, वो पता लगा 20 साल 25। अभी राजूपाल का जैसे उदाहरण दिया, हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं कि मुकदमा चल रहा है, एफआईआर दर्ज है,
तमाम बड़े बड़े नेताओं पर, और उसके 50-50, 100-100 मुकदमे दर्ज है, लेकिन वो मंत्री भी है, माननीय भी है, वो या आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में है, और उसके बाद पता लगा पूरा जीवन निकल गया, और वो तो वो कानून का डर खत्म। और तीसरा होता है जो एक ईश्वर का डर होता है कि यार भगवान देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, कोई अपराध न करो। वो डर तो बहुत पहले ही निकल चुका है कि अब अपराध करिए और जाके जो है किसी मंदिर में बड़ा सा दान दे दीजिए, तो सारे अपराध आपके मुक्त। आप अपराध करिए और उसके बाद आप कहीं किसी ऐसी पार्टी में शामिल हो जाइए कि पता लगा धर्म ध्वजा लेकर के आप जो है तीर्थ यात्रा पर किसी आंदोलन में शामिल हो जाइए, तो सारे आपको गंगा नहा लिए। तो ये तीनों डर निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, क्या देश में। अभी जैसे अहमदाबाद की बात की है, इंदौर की, या वहाँ बंगलौर की, तो असल में उन समाजों में अभी भी अपराध की संस्कृति उस तरह से घुली मिली नहीं जैसे उत्तर प्रदेश में। एक तो मूल कारण ये है इसका। दूसरा कारण ये है जो मैं देख रहा हूँ कि हमारी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है। अब अपराध अगर इस सरकार के कार्यकाल में होगा तो तुरंत कहा जाएगा साहब पहले तो इतने अपराध होते थे, अखिलेश यादव के कार्यकाल में अपराध हमारे में तो कम हुए। भाई सवाल कम ज्यादा का नहीं है, कभी कम हुए कम ज्यादा हुए, सवाल ये है कि अपराध अगर हो रहे हैं तो हो रहे हैं। अब मान लीजिए मौजूदा जो सरकार है इसकी कार्यकाल को आप 2022 से न मानिए, ये तो 2017 से माना जाएगा ना, जब ये योगी जी मुख्यमंत्री बने, वही मुख्यमंत्री है, वही पार्टी है, कमोबेश वही सब मंत्री है। तो अब इस कार्यकाल में कितने बड़े बड़े अपराध हुए। हाथरस की घटना हुई, कितनी बड़ी थी। अभी कानपुर की घटना, बुलडोजर की आप बात कर रहे थे, तो बुलडोजर का दूसरा चेहरा भी सामने आ गया कानपुर की घटना से कि जब बुलडोजर चलता है तो देखता नहीं है किसका घर है। इतनी बड़ी घटना हुई, हाथरस वाली घटना हुई, उन्नाव की घटना हुई। इसके अलावा जो है बहुत सारे, अभी तो आंकड़ा ही बता दिया महिलाओं के अगेंस्ट अपराध। जबकि सरकार आई थी तो ये हुआ था कि साहब रोमियो वो दस्ते बनेंगे कॉलेजों में और सार्वजनिक स्थलों पर तैनात होंगे और महिलाओं को जो है सुरक्षित करेंगे। अब 10 रुपए दिखाई नहीं पड़ते और ना वो उस तरह से सुरक्षा का वो भाव है। आज भी महिलाएं कितनी सुरक्षित है, ये तमाम सारे आंकड़े पुलिस के, जैसा कि सुरेश खन्ना जी ने बताया, तो वो खुद ही बयां कर रहे हैं, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कह सकते अगर वो विधानसभा के पटल पे आंकड़े दिए गए। अब प्रयागराज जो घटना हुई, तो वो घटना इस बात को सबसे बड़ा उसका संकेत है कि चाहे कितने भी कदम उठाए गए हो माफिया के खिलाफ सरकार के। बिकरू की घटना कितनी बड़ी हुई थी याद करिए आप, जिसमें कानपुर थी, बाद में सबको एनकाउंटर पर करके मार दिया गया और मान लिया गया जस्टिस हो गया, लेकिन घटना तो हुई ना। हौसला तो मतलब कि 7-7 8-8 पुलिस वालों पर जो है गोली चल जाए और मर जाए और उसके बाद जो है तो अपराधियों के हौसले की बात है। ऐसी तमाम घटनाएं हैं कि थाने में जाके अपराधी को छुड़ा लिया गया। अलीगढ़ में इतिहास में ऐसी घटना हुई, बहुत सारी घटनाएं रिपोर्ट अखबारों में आती रहती है, हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और अब दरअसल क्या है कि अखिलेश यादव के कार्यकाल के समय में कोई घटना होती थी तो जिस तरह उसका कवरेज होता था उतना अब हो रहा है क्या, या उस स्वर में हो रहा है क्या, ये भी देखना चाहिए। मुझे तो लगता है कि मायावती का कार्यकाल जो था शायद अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की दृष्टि से कुछ ज्यादा लोग याद करते हैं। उसमें सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं थी, उसमें सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं थी। उसमें मैं आपको बता दूं, मैं आपको याद दिला दूं विनोद कि उसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक एमपी को जो क्रिमिनल, उसको घर बुला के अरेस्ट, उसको अरेस्ट करा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय के तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह तो कहते हैं कि मायावती ने कहा था कि इनको इस तरह से बेइज्जत करके गाड़ी में बिठाओ, मतलब तो उन्होंने कहा कि नहीं ये एमपी है, ऐसा मत करिए, हम गिरफ्तार तो कर लेंगे। तो ये एक एटीट्यूड था। कार्यवाही इस बार भी हुई है, लेकिन कार्यवाही में सिलेक्टिवनेस जो है ना, उस पर तो सवाल उठते हैं ना। आपको मैंने एक व्हाट्सएप भेजा है सरोज जी, आप देखिएगा, उसमें एक पूरी लिस्ट है कि किनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई, और वो बड़ी गंभीर बड़ी लिस्ट है, मुझे किसी ने भेजी थी। तो कुछ लोगों के नाम बता दीजिए, कुछ लोगों के नाम भी बता दीजिए आप। तमाम सारे उसमें नाम मुझे है। अब सवाल ये है कि अपराधियों को अगर आप कपड़ों से, जाति से, मजहब से, उनके उससे पहचान करके कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से फिर वो परसेप्शन बिगड़ेगा। और जो ये घटना हुई है प्रयागराज की, तो इसमें तो ये जो क्या नाम उमेश पाल थे तो जमाने से निशाने पर थे, पुलिस की सुरक्षा उनको मिली हुई थी, और उसके बाद अगर दुस्साहस दिन दहाड़े हत्या होती है तो एक बात तो मान लीजिए, शीतल जी बैठे हुए हैं, इनको बहुत लंबा अनुभव है क्राइम रिपोर्टिंग का। ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस और सुरक्षा तंत्र जो होता है
जब तक उसमें उससे मिली भगत अपराधी नहीं करते तब तक इस तरह का साहस नहीं कर पाते। जब भी अंडरवर्ल्ड इस तरह का काम करता है तो लोकल पुलिस, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग उनके जो खास होते हैं, सबको मैं नहीं कर रहा हूँ, उनके जो पेड लोग होते हैं प्रशासन में, वो उनके साथ बाकायदा एक तालमेल बना के तभी कार्यवाही की जाती है। तो इसलिए मतलब ये जांच में तो ये अब तक तो कार्रवाई वहां लोकल स्तर पर पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या कार्रवाई हुई है लोकल एसपी को लेकर के या थाने को लेके या डिप्टी एसपी को लेके, जो भी पुलिस किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी प्रश्न है। जबकि सबसे पहली जिम्मेदारी तो लोकल पुलिस की होती है कि भाई इतनी बड़ी वारदात हो गई, आपको सूचना नहीं मिली, इंटेलिजेंस आपकी क्या कर रही थी, आपकी सुरक्षा का इंतजाम क्या था। वो दुकान पे खड़ा, वो वीडियो देखे दुकान पे खड़ा हुआ है एक शूटर, और जिस तरह से जाकर के वो उसको जो है गोली मार रहा है। तो अब ये सारी चीजें जो है जांच में आएंगी, लेकिन इनसे जो है मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बहुत आक्रामक अंदाज में कहा कि माफिया को मिट्टी मिला देंगे, और अच्छी बात है, हम सबने स्वागत किया, हमने भी ताली बजाई कि माफिया को मिट्टी मिला दो, कम से कम उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त तो हो। लेकिन वही है कि माफिया मुक्त तभी होगा जब कानून की गाज सब पर गिरेगी, जितने माफिया है, और बाकायदा उसकी लिस्ट हिस्ट्री शीट पुलिस के पास रहती है। अगर उसमें ये होगा कि हम पता लगा कि किसी के खिलाफ तो धरना प्रदर्शन भी हो तब भी कोई कार्यवाही ना हो, और कहीं जो है तुरंत बुलडोजर चल जाए, तो फिर जाकर के ये मामला जो है जब आप पिक एंड चूज करेंगे तो कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठेंगे और अपराधियों के भी हौसले बुलंद होंगे। कहीं तो कोई क्रिकेट खेलता हुआ जो है पता लगा खेल रहा है कोई, तो मुझे लगता है आप म्यूट है शरद जी, कुछ कह रहे हैं लेकिन आप म्यूट है, आप नहीं बोली नहीं, प्लीज, मैं आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूँ। तो मैं एक तो ये है, दूसरा जो राजनीतिक दलों की संस्कृति हो गई है कि हमारा अपराधी तो बाहुबली मतलब मजबूत नेता है और दूसरे का जो है अपराधी है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं देखिए इसमें एक बड़े घोषित हिस्ट्री सीटर थे, वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद वो बीजेपी में चले गए, समाजवादी पार्टी में विधायक थे वो, उपदेश सिंह चौहान उनका नाम था, आपको याद होगा, मैनपुरी वाले 96 में मुलायम उदय प्रताप सिंह, नहीं उदय प्रताप तो कवि है, वो तो अब भले आदमी नहीं अच्छा उनकी बात कर रहे हैं, उपदेश सिंह चौहान, उपदेश सिंह चौहान के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे थे, बड़े गंभीर मुकदमे थे, वो समाजवादी पार्टी के एमएलए थे। अब तब हमारे जो नेता समाजवादी पार्टी के उस वक्त हुआ करते थे वो सब कहते थे बड़े मजबूत नेता है। बाद में वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी ने उनको मुलायम सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया लोकसभा का, तो वो तब कहा गया कि प्रदेश के सबसे बड़े अपराधी को नेताजी के खिलाफ लड़ाया गया चुनाव। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड पार्टियों के हैं, सब पार्टियों के, कि जब तक वो आपके खिलाफ है तब तक तो वो अपराधी है, आपके पार्टी में आ गया तो मजबूत हो गया, जनाधार वाला नेता हो गया। मतलब एक नहीं, ऐसे उदाहरण सर जी हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में कैसे पाले बदले जाते रहे और कैसे, और डाकू मान सिंह के बेटे को भी मुलायम सिंह के खिलाफ लड़वाया था बीजेपी ने। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश में किसी घोषित डकैत, हालांकि उनको माफी मिल गई थी, समर्पण कर चुके थे, तहसीलदार सिंह को मुलायम सिंह के खिलाफ लड़ाया गया। उसके बाद मुलायम सिंह ने फूलन देवी को लड़ाया था चुनाव, और ये जवाब दिया था मुलायम सिंह ने, जब बीजेपी ने सवाल उठाया फूलन को लेके, तो मुलायम सिंह जी का जवाब था कि आपने तहसीलदार सिंह को जब लड़ाया था तो क्या सोचा था, और जो इसलिए तहसीलदार सिंह की थी वही फूलन देवी की है, उन्होंने भी समर्पण कर दिया था उनके खिलाफ। तो ये शुरुआत तो सब इस हमाम में जो है सब बेपर्दा है, इस हमाम में कोई इसमें बचा नहीं है कि बाहुबलियों के मामले में सिलेक्टिवनेस जो है। तो ये जो सिलेक्टिवनेस है राजनीतिक पार्टियों की, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है जो पार्टी सत्ता में होती है। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो उसकी जिम्मेदारी थी, जब बीएसपी सत्ता में थी तो उसकी जिम्मेदारी थी, आज अगर बीजेपी सत्ता में है तो उसकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, ये सत्ताधारी बदल की जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह का अपराधियों से मुक्त प्रदेश को करे, और वो चाहे इस पाले के हो चाहे उस पाले के हो। और जब तक ये ईमानदारी से कोशिश नहीं होगी तब तक कानून व्यवस्था का हाल यही रहेगा, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए, आंकड़ेबाजी करते रहिए, लेकिन प्रदेश की जनता इसी तरह से झेलती रहेगी। क्या शीतल हमारे साथ जुड़ गए हैं, और ये देखिए शीतल, क्या आप जरा बताएं इस बात को। ये देखिए अभी जो विनोद उससे पहले कि शीतल से हमको हम बुलाएं, ये देखिए ये है वो खबर जो अखबार में छपी है, और इसमें पूरी लिस्ट है। ये विनोद अग्निहोत्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये भेजने का। मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया तो मैंने खाली इसको थोड़ा सा, हाँ नहीं, इसमें पूरी डिटेल है कि वो लोग हैं जिनको छोड़ दिया जाता है,
और वो लोग हैं, इसको जरा जरा क्लोज अप कर दीजिए, ये देखिए, ये है, ये जो बात कर रहे थे विनोद अभी सिलेक्टिव टारगेटिंग की, वो इससे ये सामने इससे दर्शा रहा है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ। ये शीतल, हम आपसे जो है जिस तरह से आपने देखा कि क्या यही तरीका है कानून व्यवस्था संभालने का और यही कारगर साबित होता है? नहीं, अभी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पे दरअसल क्या हो रहा है कि एक सेट ऑफ गैंगस्टर्स की ओर से दूसरे सेट ऑफ गैंगस्टर्स को खत्म किया जा रहा है। ये बहुत ही अजीब है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कास्ट, जैसे मुख्यमंत्री आते हैं, उस कास्ट के जो गैंगस्टर्स हैं जिनकी लिस्ट बार बार सोशल मीडिया पे जा रही है, सब जगह जा रही है, उनके मामलों में ये बार बार शिकायत आ रही है और उसके तर्क भी हैं कि उन्हें तो अभय हस्त मिला हुआ है। ये सही है कि उनमें से कोई ऐसा बड़ा कांड करके सुरक्षित हो, ये सबूत नहीं है हमारे सामने, लेकिन ये भी है कि उन पर जो कोई सबूत नहीं है जी। हाँ, लेकिन ये सही है कि ऐसा भी कोई सबूत नहीं है कि जैसे बाकी लोगों पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है या उन पे प्रशासनिक दबाव है, वैसा कोई दबाव इन पर हो। ये भी सही है। और ये भी सही है कि कुछ सूचनाएं कभी कभी आती रहती हैं। जैसे एक सूचना आई कि ये जो अडानी ने गंगा एक्सप्रेसवे लिया हुआ है, इसने इसको 5 या 6 टुकड़ों में करके लोकल ठेकेदारों को, लोकल माने कुछ बड़े ठेकेदारों को बेच दिया है ऑलरेडी 10-15% कमीशन में। तो वो जो ठेकेदार हैं, उनके पोर्शन में मुझे बताया गया कि जो प्रतापगढ़ का इलाका है, वहां से जो गुजर रहा है, वहां के जो ताकतवर सज्जन हैं, राजनीति में भी अदरवाइज भी, उनके लोग बाकायदा उन्होंने काम रोक दिया और वहां एडमिनिस्ट्रेशन तक गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ये मेरे पास बिल्कुल पुष्ट जानकारी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा हम इसमें हाथ नहीं डाल सकते, आप अपने लेवल पे इसको निपटाएं। तो यानी वसूलियां हो रही हैं और ठेकेदारों वगैरह से, और यहाँ से जो लखनऊ से बनारस के लिए रास्ता बनता है, जो बना हुआ है 4 लेन, इसमें सुल्तानपुर से जौनपुर के बीच पिछले कई सालों से ये कहा जा रहा है कि वो माफियोसी की वजह से और करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से वो इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, जबकि ये वो एरिया है जिसमें प्रधानमंत्री की भी रुचि है और जाहिर है सबसे प्रमुख इलाका है, मुख्यमंत्री की भी रुचि है। तो ऐसा नहीं है कि माफियोसी खत्म हो गई है या वो वसूली वगैरह कहीं रुक गई है, अपराधों की दर इसकी गवाह है। दूसरे हमारे प्रदेश की और उत्तर भारत के ज़्यादातर प्रदेशों की, उत्तर प्रदेश की खासकर जो समस्या है अपराधों में, जिसकी वजह से संख्या बढ़ती घटती है, वो है सामंतवादी समाज की सोच। समाज में सामंतवाद जीवित है अपने आचार विचार में, बदले की कार्रवाइयां और ये सब चीज़ों में हिंसा से चीज़ें सेटल करने की आदत है। आप देख रहे हैं कि विधानसभा तक में उस तरह की भाषा यूज हो रही है, जैसे एक दूसरे को मिटा देंगे और ये कर देंगे। ये भाषा जो है, ये नॉर्मल भाषा नहीं, किसी सभ्य समाज की भाषा नहीं है। गड्ढे में संसदीय तो बिल्कुल नहीं है, संसदीय तो बिल्कुल ही नहीं है। ये सामंतवादी भाषा है, ये एक अधिकार से जन्मती है, लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। ये जो चीज है ये बहुत खराब है। ये कोई संकेत नहीं, ये तो उन्हीं चीजों को बढ़ावा देती है जिसकी वजह से कंट्री साइड में आग लगी हुई है और छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को लोग मारने के बारे में सोचते हैं या मार देते हैं और फिर मारते रहते हैं, ये चलते रहते हैं गैंग की लड़ाइयाँ। ये बताता है कि आपके समाज में मानसिक स्वास्थ्य बहुत खराब है, पिछड़े मध्ययुगीन विचारधाराएं चल रही हैं। इनको दूर करने के लिए, जो मतलब अपराध का आधार होता है, अपराध का आधार सिर्फ किसी का घर गिराना है, किसी को गोली मार देना नहीं है कि किसी के ड्राइवर को आपने गोली मार दी और तीर अपनी पीठ ठोक रहे हैं, ये नहीं है। या कोई अपराध हो गया तो आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। आपको उसके आधार को, जो उसका आइडियोलॉजिकल बेसिस है, उस पर चोट करनी पड़ेगी, उसको खत्म करना पड़ेगा। वो नहीं हो रहा है, बल्कि वो उसको और बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह से विधानसभा वगैरह में नेता आपस में झगड़ा करने लगते हैं और जिस भाषा का उपयोग करते हैं, वो इस तरह के विचार को और बढ़ा रहा है। और इसकी वजह से स्त्रियों की असुरक्षा और कमजोर वर्गों की असुरक्षा में कोई फर्क नहीं आ रहा है, वो लगभग वही बना हुआ है। बल्कि उसमें फर्क तब आया था जब मायावती जी सत्ता में आई थी, या इवन नेताजी भी आते हैं तो उन तबकों को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन नेताजी के जमाने में
स्त्रियों वगैरह के मामले में उनके जो कंजर्वेटिव विचार है पुराने किस्म के जो थे, उनसे बहुत नुकसान होता है। तो ये जो वैचारिक अपराध के खिलाफ जो वैचारिक लड़ाई है, वो हमारी राज्य सत्ता जो भी बन रही है, जो लोकतांत्रिक राज्य सत्ता है, जो चुनाव से चुन के आती है, जिसको ये काम करना चाहिए, वो काम जीरो हो रहा है। और सिर्फ पुलिस की ताकत के बल पे और हिंसा के विरुद्ध राज्य की बड़ी हिंसा करके उसको ठीक करने के दावे किए जा रहे हैं, जो दावे आंकड़ों में लगातार असफल है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। आलोक जोशी, आप किस तरह से इस पूरी बात को देखते हैं? ये जो क्लेम्स कि साहब यूपी की कानून व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त हो गई है, और उसके बाद हम और बड़े लंबे चौड़े वो खर्रे इस पे लेके जाते हैं, चैनल्स इसकी बातें करते हैं और कहते हैं कि यही कारण है कि आज इतना सारा निवेश लोग उमड़ रहे हैं, जगह जगह से इन्वेस्टर्स वर्ल्ड से, दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है। और उसी के चंद दिनों बाद हम देखते हैं कि इलाहाबाद में किस तरीके से दिन दहाड़े एक सेंसेशनल मर्डर होता है, और उसमें भी लेकिन ये ठीक है, तमाम लोगों को पकड़ा गया है, बंद किया गया है, अच्छा है, लेकिन जो किसी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो एक जमाने में हमेशा माना जाता था कि पुलिस अगर उस इलाके की है या उस जिले की है तो उनके खिलाफ उस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे ही कानपुर देहात में हम देख चुके हैं, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो क्या यही तरीका है कानून व्यवस्था का? देखिए, कानून व्यवस्था का जहां तक सवाल है तो सीरज जी, एक चीज होती है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ बहुत दुर्भाग्य है कि, और ये कहना पड़ रहा है, तकलीफ हो रही है, रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज नहीं है। अब आप किसे कानून व्यवस्था कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ। शीतल जी ने बात उठा दी, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि मिट्टी में मिला देंगे संविधान की किस धारा में, इंडियन पेनल कोड में या सीआरपीसी में कहाँ लिखा हुआ है कि अपराधी को मिट्टी में मिला दिया जाएगा? तो ये अपराधी को मिट्टी में मिला देने की मानसिकता कहाँ से आ रही है? ये तो गुंडे बदमाशों की जुबान है, आपस में एक दूसरे को मिट्टी में मिला देने की बातें किया करते थे, नेस्तनाबूद कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। ये संविधान में कहाँ है कि किसी की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, कोई अपराधी होगा तो उसका घर गिरा दिया जाएगा? एक बहुत बहुत विकट परिस्थिति में एक ऐसी परिस्थिति आती है जब उसके घर की कुड़की होने की व्यवस्था है, जब कोई आदमी बहुत लंबे समय तक फरार रहे। उसमें भी उसके मानवीय पहलू हैं कि उसके घर में कोई और है, उसके घर के कोई और हिस्सेदार हैं क्या उसकी संपत्ति में, और उन लोगों को कैसे वहां से निकाला जाता है। लेकिन ये पिछले दिनों देखा जा रहा है, और इस बात पे सबसे जो चिंता की बात है कि बड़ी तालियां बजती हैं, बहुत लोग खुश होते हैं कि देखिए ये सरकार क्या जबरदस्त काम कर रही है। और उसकी वजह, थोड़ा जेनेसिस में जाना चाहिए, उसकी वजह ये है कि पिछली कुछ सरकारों ने, और इस सरकार ने भी, कोई ये इससे अलग नहीं है, पिछली कुछ सरकारों ने गुंडे बदमाशों को इतनी शह दी कि आम आदमी को लगने लगा कि इनसे निपटने का कोई सीधा रास्ता है नहीं, इनसे कानून के रास्ते से निपटा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं निपटा जा सकता, उसका ये उदाहरण है। पहले राजूपाल हत्याकांड और उसके बाद राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या। ये उमेश पाल उस हत्याकांड का मुख्य गवाह है ना, तो अब किसी किस्से के सारे गवाहों को मार डालो और उसके बाद खत्म हो गया किस्सा, अब क्या बचा क्या? और कितने साल से ये मुकदमा चल रहा है? 17 साल। ये एक न्याय की धीमी गति, दूसरा अलग अलग तरह की सरकारें अलग अलग तरह से अपराधियों को प्रश्रय देती रही, और जहां वो बहुत कन्विंस्ड हो, मानते हो, वहां भी वो उस मसले को अंजाम तक ले जाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती रही। ये किस्सा मुलायम सिंह यादव की सरकारों में शुरू हुआ, ये मुझे दिखता है, ये अभी उपदेश सिंह का नाम आया कि वो उनके समय से शुरू हो रहा है, लेकिन ज्यादा हम जो जमीन पे देख रहे हैं उसमें दिखता है कि तरह तरह के गुंडे झंडा लगा के घूमने लगे। ये तो समाजवादी पार्टी के दौर में सबसे ज्यादा हुआ है। हालांकि पहले बड़े लोगों को, करण सिंह को किसने टिकट दिया, बड़ा हल्ला मचा था उस वक्त, आज की तारीख में वो फिर घूम फिर के वहीं हैं। और पार्टियों ने, कौन सी पार्टी ऐसी है, बहुजन समाज पार्टी का एक अपवाद जरूर है, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल माफिया मुक्त सरकार थी या गुंडों से मुक्त थी, लेकिन उन्होंने बड़े पैमाने पे एक्शन किया और वो एक्शन दिखाई पड़ा, और सामान्य जो जिसको लॉ एंड ऑर्डर कहा जाता है वो स्थिति सुधरी हुई थी। और उत्तर प्रदेश में लोग कहते थे कि भाई बाकी ठीक है, वो क्या कर रही है, कहाँ वसूली कर रही है, हमसे क्या लेना देना, हमारा जीवन आसान है, हम सुरक्षित रूप से सड़क पर निकल सकते हैं। बाकी सरकारों में ये आलम नहीं है।
कि आप सुरक्षित रूप से सड़कों में निकल सकते हैं, वो आज भी नहीं है। ये जो लॉ एंड ऑर्डर वाले मुख्यमंत्री जी हैं, इन्हीं के दौर में सबसे पहले पुलिस ने लखनऊ में एक लड़के को मार दिया था, आपको याद होगा, और हाँ, भारी हंगामा हुआ था, एप्पल का हाँ, हाँ, एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल, तो वो एप्पल का इस एग्जीक्यूटिव। तरह के कांड एक दो नहीं है। इन अपराधियों को आप तुरंत सिर्फ ये अपराधी तब तक हैं जब तक ये दूसरी पार्टी में है। जैसे ही वो आपकी तरफ आके शरणागत होते हैं तो वो आपके हो जाते हैं। इस बार उसमें एक जाति का एंगल जुड़ गया है। लोग कहते हैं नहीं साहब, वो सिर्फ इस जाति के होंगे तो बचेंगे। लेकिन अगर पिछली सरकारों ने भी ये काम किया होता है कि वो अपने जिन अपराधियों को वो अपराधी मानते हैं, उनको कम से कम इंसाफ के दरवाजे तक ठीक से पहुंचाया होता, तो शायद ये नौबत नहीं आई होती। जनता के अंदर इस प्रक्रिया को लेके इतना उत्साह नहीं होता जितना आज दिखाई पड़ रहा है कि एक अपराधी को आप पकड़ के ला रहे हैं। वो बहुत दुर्दांत अपराधी था, ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन उस अपराधी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, और अपराध में पुलिस इस बात पे बहुत ज्यादा जोर देती है कि उसको जिंदा पकड़ा जाए, क्योंकि जब जिंदा पकड़ा जाता है तो वो सुराग मिलते हैं कि इसके साथ और किस किस के तार जुड़े हुए हैं। तो अगर एक कोई इतना विकट और दुर्दांत अपराधी जिसने पुलिस पार्टी पे हमला किया, अटैक किया, उसको जब आप ला रहे हैं, बाकायदा मीडिया की गाड़ियां आपके साथ आपको ट्रैक कर रही हैं, ट्रेल कर रही थी, उन सबको आप सड़क पे एक जगह रोक देते हैं। ये आशंका एक दिन पहले जताई गई थी कि ये गाड़ी रास्ते में पलट जाएगी और इससे निकल के भागते हुए इसका एनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन मीडिया की गाड़ियों को रोका जाता है कि अब आगे आप नहीं जाएंगे, और उसके 10 मिनट बाद खबर आती है कि साहब वो गाड़ी पलट गई और वो भागता हुआ मारा गया। इतना साफ भी अगर किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, और उसके बाद जांच होती है, जांच में क्लीन चिट मिल जाती है। आज जिनके घर गिराए जा रहे हैं, उस घर के गिराने की प्रक्रिया में कल को ये साबित होता है कि साहब ये गलत है, किस्सा, ये घर गिराना सही नहीं था। पहले तो ये कहां साबित होगा, कैसे साबित होगा, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर जो अगली सरकार आएगी वो घर बनवाएगी। और ये कहना नहीं चाहिए यहाँ, लेकिन इसी किस्से में ये मुख्यमंत्री जी के खुद के खिलाफ आपराधिक मुकदमे थे, जिनको इन्होंने कुर्सी पे बैठते ही सबसे पहले खत्म किया। आप अगर इतने बड़े रूल ऑफ लॉ के, कानून व्यवस्था के पालनहार हैं, तो आप उन मुकदमों को अंजाम तक जाने देते, कहते ठीक है साहब, मेरे पर मुकदमा है, मैं तो निर्दोष हूं, और मैं इस मुकदमे को लड़ूंगा, अपने को सही सच साबित करवा लूंगा। तो अभी तो ये रास्ता खुला हुआ है ना। कल को कोई और सरकार बनती है, वो कहेगी वो मुकदमा फिर से खुलेगा, वो गलत तरीके से बंद किया गया था। मैं अपने ही ऊपर लिखी हुई रिपोर्ट को कह दूं कि ये मेरे ऊपर रिपोर्ट लिखी गई गलत है, इसको आप वापस ले लीजिए। यहां तक आपने परिस्थितियां पहुंचाई हुई हैं। तो आज की तारीख में आप कहें कि ये कानून व्यवस्था का राज है। जहां तक सवाल है बड़े निवेश का, इन्वेस्टमेंट का, वो ऐसी परिस्थिति में आता है एक सहारा देख के, कि जैसा अभी शीतल जी ने बताया कि वो जो बड़ा एक्सप्रेसवे बनना है, उसके टुकड़े अलग अलग लोगों को बांट दिए गए हैं, जिनके बारे में ये आश्वस्त है बांटने वाला कि इनको इस इलाके के लॉ एंड ऑर्डर की चिंता नहीं है, क्योंकि चोर के हाथ में चाबी दे दो तो फिर क्या सामान सुरक्षित। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की सारी गड़बड़ियां यही करते हैं तो इन्हीं को दे दो ठेका। अब इसमें जो लेन देन होगा आज होगा, कल हो सकता है अब से 10 साल बाद विवाद हो कि ठीक है साहब, हम तो कुछ नहीं देते। लेकिन अगर आपने एडवांस ले लिया है, जो भी आपको भी लगता है कि नहीं, आप इस इलाके की कानून व्यवस्था देखते हैं तो मैं बाकी जगह की देख सकता हूं और मैं आपसे वसूली कर सकता हूं, तो इस भरोसे के साथ जो उद्योगपति आते हैं वो आ जाएंगे। और बहुत बड़े बड़े जो उद्योगपति बड़े उद्योग लगाते हैं, मेरा ख्याल है वो पुराने समय में भी होता था। अब तो जिस समय दुर्दांत, सबसे बिहार का इलाका सबसे दुर्दांत माना जाता था, तब भी क्या बड़े उद्योग नहीं लगते थे। अभी झारखंड में तमाम बड़े उद्योग समूहों के कोल माइंस हैं, उनकी सप्लाई चेन बनी हुई है। तो वो उन्होंने व्यवस्था की हुई है। उस व्यवस्था के तहत अगर कोई आदमी अपना काम धंधा कर रहा है, उसको आप कानून व्यवस्था के सुधरने का सबूत बनाएंगे, तो वो मेरा ख्याल है ये पब्लिक भी समझती है और हमको भी समझना चाहिए कि ये कानून व्यवस्था के अच्छे होने का सबूत कतई नहीं है। ये तो एक परिस्थिति में अपना काम करने का तरीका निकालने का हुनर जिन लोगों ने सीख लिया, उनको लगता है कि अब आज की तारीख में, क्योंकि हर जगह लोगों के पास पैसा, थोड़ा थोड़ा डिस्पोजेबल इनकम तो है हाथ में, खर्चा हो रहा है, यहाँ चीजें बिक रही हैं। बाजार अब वो जमाना नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में किसी के पास पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं खरीद सकते थे। अब तो ये चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट, इस तरह की चीजें, और जो टू व्हीलर है, टीवी, फ्रिज है, इस तरह की चीजों का बड़ा भारी बाजार बन गया है।
शहरों में नहीं, गाँव में बन गया है। तो उसको कैप्चर करने के लिए कंपनियां पूरी जान लगाएंगी, और इसके लिए उन्हें किसी को बीच में कट देना पड़ता है, अपने जिसको प्रोटेक्शन मनी कहते हैं वो देना पड़ता है, तो वो देती हैं। उसको कैसे वो अपने अकाउंट्स में दिखाती हैं, उनका काम है। लेकिन ये कोई सबूत नहीं है कि कानून व्यवस्था सुधरी हुई है। एक चीज विनोद जी ने शुरू में कही थी और मैं उससे थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इन्होंने कहा ये उत्तर प्रदेश और बिहार में ये क्राइम का कल्चर है। मैं अनेक राज्यों को देख आया हूँ, महाराष्ट्र में क्राइम का कल्चर इससे इससे अच्छा नहीं है। वहाँ और ज़बरदस्त हाल है। बिल्कुल मुंबई के अगल-बगल ऐसे इलाके हैं जहाँ एक परिवार का कब्ज़ा है पूरा, और ऐसा लगता है जैसे कि उनका राज चलता है। सब कुछ उनके इशारे पे चलता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण प्रतापगढ़ के नज़दीक एक देखते हैं, ऐसे अनेक गढ़ वहाँ बने हुए हैं। यही हाल कर्नाटक का है, ये हाल आंध्र प्रदेश का है, ये तेलंगाना का है। तमाम राज्यों में कहीं जहाँ जिसको अपनी हैसियत दिखाने की, अपने कब्जे में चीजें लेने की छूट मिल जाती है, मौका मिल जाता है, वो छोड़ नहीं रहा है। और दिक्कत की बात यह है कि यही सब लोग राजनीति में भी काबिज हो गए राजनीति पर। ये अपने-अपने इलाके के चुनाव लड़ लेते हैं, वहाँ एमपी एमएलए बन जाते हैं, पिताजी एमपी बन जाएंगे, बेटे एमएलए बन जाएंगे, और कोई एमएलसी भी बन जाएगा। और वो पूरा पूरा जो कहते हैं सेटअप उन्होंने कब्जा कर लिया है। ये हाल आपको उत्तर प्रदेश में भी अब दिख रहा है। यही चीज है, बिल्कुल। और जो लोग चले गए, जो जिनको अंदर कर दिया गया है, उनका बिजनेस अब दूसरे के पास आ गया है। कारनामे जारी हैं। क्यों सुनील शुक्ला इलाहाबाद में इसी प्रकार की व्यवस्था चल रही है। और ये ऐसे ही लोगों में जैसे माहौल किस तरीके का होगा वहां पे, जिस तरह माना जाता है कि भाई संगम नगरी है, वहां इतने लोग आते हैं, तो ये इस तरह की चीजों से दहशत का माहौल नहीं हो जाता? यहाँ तो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, दिन दहाड़े घटनाएं हुई हैं। इसके पहले एक विधायक जी मारे गए थे यहाँ पर बीच सिविलाइन शहर में। बाद में उन्हें 3 नेताओं की सजा हुई। वो भारतीय जनता पार्टी के, और तीनों सगे भाई हैं, उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक रहे हैं। तो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। ये वो स्थिति नहीं है। और हमले हुए हैं। आप याद कीजिए ये राकेश त्रिपाठी के ऊपर ठीक चुनाव के दिन उनके ऊपर गोलियां चली थी। एक किसका कहीं लेंगे, पूरे शहर की स्थिति है। अनडिवाइडेड इलाहाबाद को आप जोड़ लीजिए, जो आज का कौशाम्बी है, उसमें भी कितनी घटनाएं हुई हैं, जनप्रतिनिधियों की हत्या हो गई। सवाल है, जो बात है ना, जो विनोद जी ने कहा कि सिलेक्टिव कार्रवाई से आप एक तरह का भय नहीं पैदा कर सकते। अब सोचिए कि इस घटना में एक ऐसे व्यक्ति का नाम आ रहा है जो राजू पाल हत्याकांड का भी अभियुक्त है, और वह उमेश पाल के घर उसका उठना बैठना हो गया था। पूजा पाल ने उस व्यक्ति का नाम लिया है। एक वीडियो वायरल हो रही है कि मैंने टोका था कि इसको यहाँ क्यों बैठने दे रहे हो। तो ये अपराधी जो है, जो मतलब जो अपराधियों के साथ रहते हैं, वो जगह जगह अपनी सड़क रास्ते खोज लेते हैं कि। और दूसरी चीज, मेरा अपना मानना ये भी है, मैं ये कर रहा हूं कि अगर मैं कई बार मैं सोचता हूं कि आखिर अगर कानून व्यवस्था ठीक है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो इन माफियाओं के घर में मदद मांगने वाले सैकड़ों लोग आते क्यों हैं? किसी माफिया घर चले जाइए आप, 100, 150, 200 आदमी बैठा हुआ है। किस लिए बैठा है भाई? ये क्या है? और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जिस किसी माफिया का आप नाम ले लीजिए, उसके घर चले जाइए आप सवेरे, और आप पाएंगे 200, 250 लोग उसके यहाँ बैठे हुए हैं और मदद मांग रहे हैं कि मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, मेरी शादी है, मेरे बच्चे का इम्तिहान है, मेरा एडमिशन है, फलाना है, ढमाका है, सब है। तो उसका सरकार में भी प्रभाव होता होगा, तभी लोगों की मदद करता होगा। सरकार में भी, सरकारों में बात तो यही है ना। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये अपराधी परब कैसे, राजनीति में कैसे आ जाते हैं? मान लीजिए कि अतीक अहमद ने निर्दलीय चुनाव जीत लिया है, राजनीतिक रूप से उसको कमजोर करने के लिए जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, उन्होंने क्या किया? ठीक है, समाजवादी पार्टी ने उनको संरक्षण दिया। तो विरोधी दल ने राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए क्या किया? कब आप उसके खिलाफ गंभीरता पूर्वक चुनाव लड़ने गए? कब आपने राजनीतिक रूप से इतना प्रतिकार किया? नहीं, वो तो देखिए, वो तो भाजपा कहेगी कि भाई आज योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, यही काम तो कर रहे हैं। अरे साहब, ये काम मैं तो कह रहा हूं ना, आप योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको कमजोर करने के लिए क्या किया?
मुख्तार अंसारी को भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर करने के लिए क्या किया राजनीतिक तौर पर? कब आपने दमदारी के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश की और आपने एक राजनीतिक प्रतिवाद खड़ा किया? मैं इस रूप से आपसे बात जानना चाहता हूं। कोई कह दे कि विनोद जी कह दे कि दिल्ली से रात को 12 बजे निकल करके ग्रेटर नोएडा चले जाएंगे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, पुलिस कमिश्नरेट वहां बना हुआ है। आप ये है क्या कि अगर आप जो बात कही आलोक ने कि कानून का राज है कहां? क्या आपके किसी भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक घटना हो जाए और उसका मुकदमा थाने में आसानी से दर्ज हो जाए? हो रहा है। जो दर्ज मुकदमे हैं उनको समय सीमा के भीतर उसका इन्वेस्टिगेशन हो जाए? हो रहा है। जो जिनका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको तय समय सीमा के भीतर अब चार्जशीट दाखिल कर दें? हो रहा है। जो मुकदमों के गवाह हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ये हो रहा है। कर क्या रहे हैं आप? देखिए, फायर फाइटिंग से आप कानून व्यवस्था नहीं बनाए रख सकते, लोगों के अंदर सुरक्षा का भाव नहीं पैदा कर सकते, लेकिन माहौल तो क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, मकसद मुझे लगता नहीं है कि मकसद ये है कि एक कानून व्यवस्था कायम हो। मकसद शायद ये है कि किस तरीके से ये मैसेज चला जाए कि हम ही सुधार कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा जुड़ गए हैं। बस समय बहुत कम है उत्कर्ष, हम फाइनल कमेंट के लिए विनोद अग्निहोत्री के पास जाएंगे। लेकिन उत्कर्ष, हम ये जो मसला है इलाहाबाद वाला, प्रयागराज वाला, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या ये वाकई में ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है? देखिए, अभी 2 समाचार मिले हैं तुरंत। एक तो ये कि वहां पर बुलडोजर चल रहा है, बाबा का बुलडोजर एक जफर नाम के किसी व्यक्ति के घर पे चल रहा है, जो कि कथित रूप से अतीक का परिवार वहां रहता था। तो एक तो वो है। दूसरा ये है कि सुब्रत पाठक जो कन्नौज के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि आप आश्चर्य मत कीजिएगा कि अगर अतीक की गाड़ी भी पलट जाए। तो कुल मिला के यही है मैसेज। अच्छा, ये बीजेपी हाँ, के हमले कह रहे हैं? अच्छा, एमपी है ना। एमपी। तो एक मैसेज यही माइंडसेट है कि बुलडोजर चलेगा, गाड़ी पलटेगी। अब इसके पीछे जिस दिन ये सारा घटनाक्रम हो रहा था, इतना हाई प्रोफाइल ये केस हुआ, इंटेलिजेंस फेल्योर बिल्कुल साफ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 2 मेन एक्यूज आपने जिनको बनाए हैं वो दोनों जेल में है, बावजूद उसके साजिश हो रही। तो ये आप समझिए कि क्या करना है आपको। दूसरा ये कि घटना हो जाने के बाद आप एक्शन में आ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है कि इमीडिएट। लेकिन जिस वक्त आप एक जगह एक्शन में आते हैं, उसी वक्त दूसरे 4 जिलों में वारदातें होती रहती हैं। नोएडा में गोलियां चल रही हैं, हर जगह ऐसे ही हो रहा है। और 3 जगह तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल रहे। आज सुबह से आप देख लीजिए कि कई खबरें ऐसी आ गई जहां पर की हत्याएं, गलारेत की हत्या, रेप, छोटी बच्ची की लाश। तो कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर एक चीज है और बाबा का बुलडोजर एक दूसरा नैरेटिव है। तो भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थक सारी चीजों को लाके इस खौफ, और ये भी बड़ा सेलेक्टिव है, इसके ऊपर हम लोग हमेशा चर्चा किए हुए हैं, काफी चर्चा हम लोग कर चुके हैं इस बात पर। तो कुल मिला के ये कहानी सिर्फ इतनी है कि एक्चुअल ग्राउंड पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लेकिन एक्शन ये बता रहे हैं। जैसे साउथ इंडियन फिल्म्स का कोई एक सीन हम देख रहे हो, तेलुगु सिनेमा का, उस तरीके के एक्शन से एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश है। ग्राउंड रियलिटी और इस माहौल के बीच में बहुत फर्क है। बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। विनोद, आपके पास फाइनल कमेंट के लिए समय बहुत कम है, संक्षेप में। हाँ, नहीं, 2 चीजें हैं। तो पहले मैं आलोक जी से बिल्कुल सहमत हूँ, जो ये भले मुझसे इत्तेफाक न रखते हूँ इस बात का, लेकिन मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मेरा कहने का मतलब, जो मैंने क्राइम कल्चर की बात की थी, तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं बाकी राज्यों को बरी कर रहा था उससे, जो माफिया कल्चर है या जो एकाधिकारवादी क्राइम है। मैं बात कर रहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो शीतल ने कहा था, एक सामंतवादी संस्कृति का इतना ज्यादा बोलबाला है कि जिस तरह गांव देहात में गन कल्चर, हर आदमी जो है रिवॉल्वर लिए घूम रहा है, लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी, उस तरह का उतना डीप कल्चर महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में या गुजरात में अभी नहीं पहुंचा है कि हर आदमी हर घर में। अब यहाँ तो बुंदेलखंड में चप्पल ना होगी लेकिन कंधे पर बंदूक होगी, नेकर पहने होंगे कंधे बंदूक होगी। इस कल्चर की बात कर रहा था कि हमारे यहाँ मतलब अलाउद्दीन की लड़ाई के जमाने से ही मतलब जो है
एक को मारे 2 मर जाए, तीसरा खौफ पाए मर जाए, ये कल्चर जो है कि हिंसा का जो कल्चर है, ये कुछ डीप रूटेड है हमारे उसमें, इसकी मैं बात कर रहा था। बाकी मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुंबई में जिस तरह अंडरवर्ल्ड है, जिस तरह महाराष्ट्र में, हर राज्य में जिस तरह बड़े कुछ लोगों का एकाधिकारवाद कब्जा है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पर, और शायद सुनील शुक्ला जी को उसका अंदाज होगा और शरद जी आपको भी होगा, क्योंकि वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे और मैं एक बार बैठा हुआ था यूपी निवास में। उस समय हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही उनके बीच लगातार गोलीबारी होती रहती थी। तो एक कोई उपचुनाव हो रहा था और उसमें उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में शाही जी के लोगों ने, वीरेंद्र शाही के लोगों ने पोस्टर लगा दिए। ये खबर वीर बहादुर सिंह को मिली, हम लोग बैठे हुए थे कुछ जर्नलिस्ट वहां यूपी निवास में। ओंकार नाथ सिंह जो हम लोगों के मित्र हैं यूपी निवास के, वो भी उस वक्त मुझे याद है वीर बहादुर सिंह ने बहुत गुस्से में कहा, सारे पोस्टर हटवा दो, फड़वा दीजिए सारे पोस्टर, हमें इस किसी क्रिमिनल का समर्थन नहीं चाहिए चुनाव जीतने के लिए, और चुनाव हमारी पार्टी जीतेगी, समझे। तो एक मुख्यमंत्री, उसी गोरखपुर से वो भी आते थे जहां से आदित्यनाथ जी आते हैं, तो एक मुख्यमंत्री का जो है सार्वजनिक रूप से कम ये उनका स्टैंड था। अब भले उनकी बाकी पर्दे के पीछे दोस्ती हो ना हो अलग बात है, ये मैं नहीं कहता। उन्हीं की जाति के थे वो, जबकि और उन्होंने बिल्कुल, हम तो गवाह हैं उसके, उन्होंने एकदम बहुत सख्ती से गुस्से में कहा कि सारे पोस्टर हटवा दीजिए वहां से, और खबरदार जो है ये हमको समर्थन नहीं चाहिए। तो इतना लिहाज था कि वो अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते थे। आज की तारीख में तमाम सारे नामधारी जिन पे मुकदमों की बाढ़ है, वो मंचों पर हैं, सुशोभित हैं, उनको जो है मालाएं पहनाई जाती हैं। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमाम बड़े बड़े जो है लोग जो है उनके गुणगान करते हैं। खाली उत्तर प्रदेश की, मैं योगी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक राजनीतिक कल्चर की बात कर रहा हूँ कि ये जो हो गया ना, इससे जो हौसले बुलंद हो रहे। अब बुलडोजर की बात है, बुलडोजर का रिएक्शन भी होता है किसी चीज को। आप जब अब बुलडोजर आप चला रहे हैं, वो जफर जो कथित रूप से इसमें है, या एक को इनकाउंटर में मार दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब किसी अपराधी को पकड़ने के बजाय इनकाउंटर में मार देती है पुलिस, तो शक की सुई और बढ़ जाती है। यानी आप उस रहस्य से पर्दा ही नहीं उठाना चाहते हैं कि पीछे कौन है, कौन कौन इसमें शामिल था। आप चुन चुन के जो शूटर थे वो मार दीजिए, उसके बाद सुपारी किसने दी, कौन आया, कहां से, सारी ट्रेन। अब विकास दुबे जब मारा गया, उसके साथ जो मारे गए, तो जितने लोगों ने उसको संरक्षण दिया होगा राजनीति में एक समय जहां तक वो पहुंचा था, तो सब बरी हो गए, सब साफ हो गए, क्योंकि वो ट्रेली नहीं। तो ये भी एक तरीका है, वाहवाही लूट लीजिए, एनकाउंटर कर दीजिए, और उसके बाद जो है सारा वो कट गया, मतलब पूरी डोर कट गई, कौन पीछे था, किसका हाथ था, कौन उसमें, किसने कहाँ मदद की, किस स्तर पर मदद की। तो ये तो बहुत आसान तरीका है पुलिस के लिए। बिल्कुल। तो आप अच्छा कानून के रास्ते से सजा दिलाना, ये कह के साहब कानून प्रक्रिया बड़ी लंबी है, अरे भाई लंबी क्यों है? जरूरत ये है कि लंबी को छोटी भी तो करिए। आप गवाह जल्दी गुजरे, जल्दी इन्वेस्टिगेशन टाइम पे हो जाए, जुडिशरी पर भी एक प्रेशर हो कि भाई जल्दी फैसला करें। अब देखो और समस्या है कि जो लोकल लेवल पे जो कोर्ट के मजिस्ट्रेट्स हैं, दरअसल इन माफियाओं का कद इतना बड़ा हो गया है कि इनके खिलाफ फैसला देने में भी कई बार जो है सोचना पड़ता है। अब विकास दुबे वाले मामले में बताऊं, संतोष शुक्ला को दिन दहाड़े मारा था थाने के अंदर, उसमें 30 पुलिसकर्मी मौजूद थे वहां पर जब राज्य मंत्री के दर्जा पाए हुए संतोष शुक्ला की हत्या हुई थी। एक ने गवाही नहीं दी और वो छूट गया तो वहां से कोर्ट से बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गया। तो अब इसका क्या करिएगा? तो इसलिए भी हौसले बढ़ते हैं, और सेलेक्टिव कार्यवाही में तो हमेशा हौसले बढ़ेंगे। आज आप जिनको संरक्षण जिनको मिल रहा है, कल वही हो सकता है दूसरी सरकार आए तो वो संरक्षण न मिले तो फिर तो ये जो अभी शीतल कह रहे थे कि ये बड़ा खतरनाक खेल है कि गैंग आपस में एक दूसरे को निपटाने के लिए पुलिस और प्रशासन और सरकार की मदद ले। मुझे लगता है गैंगों को निपटाने में सरकार और पुलिस प्रशासन को जुटना चाहिए, ना कि गैंग वार में एक पार्टी बन करके कोई सिस्टम जो है। मुंबई में देख चुके हैं हम लोग, बॉम्बे में आपने देखा कि किस तरह से वो दिलीप शर्मा और तमाम सारे जो पुलिस इसी तरीके का नहीं बिल्कुल आपने कहने का मतलब है पूरी इस पर राजनीति के तमाम कर्णधारों को सोचना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी में फिर कह रहा हूँ सत्ताधारी दल की है। मुख्यमंत्री जी इस पर ढंग से सोचें, उनकी पार्टी के और बड़े नेता सोचें, प्रधानमंत्री जी सोचें, गृह मंत्री जी सोचें। उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री भी आते हैं, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की कानून व्यवस्था अगर सुधरेगी तो देश की कानून व्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है कि कानून व्यवस्था सही माने में सुधरनी चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं,
सिर्फ ये पब्लिसिटी के जरिए से नहीं, सिर्फ बुलडोजर के जरिए से नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ ये बताता है कि ये कानून का राज नहीं बताता है, ये बताता है मेरा राज, मेरा कानून। और ये मेरा कानून जो है वो देश का कानून नहीं होता है। तो ये चीज सामने आनी चाहिए, और अगर इसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्टिविटी होगी तभी सही मायने में लॉ एंड ऑर्डर सुधरा हुआ नजर आएगा। वरना ये बात सवाल हमेशा उठेंगे कि इसके लिए चेहरा देख के कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता है। आज के लिए इतना ही। आप सबका इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।